नमस्कार दोस्तों। सनातनियों की मोदी जी से गुस्सा भी था, प्रार्थना भी थी और बार बार एक प्रश्न भी था कि ये जो इलीगल्स बाहर से आए हुए हैं इनकी कब्र कब खोदोगे। तो मोदी जी ने सारी अपनी मशीनरी को यूज़ करके इनकी कब्र खोदनी शुरू कर दी है। लिटरली बोल रहा हूँ, फिजिकली ऑल्सो और इमोशनली ऑल्सो। एंड आपको मालूम है कि इलेक्शंस में भी इनकी कब्र खुदने वाली है। अब ये कब्र कौन सी खोदी है, तीनों की तीनों। फिजिकल कब्र कौन सी खोदी, इमोशनल कौन सी खोली है और इनकी जो वजूद है उसकी भी कब्र हमने खोद दी है। हमने मतलब कि हमारी सनातनियों की जो मिनिस्ट्री है मोदी जी की, उसने। इसके बात करेंगे मंजरी जी के साथ कि ये इनके मोदी जी ने काम कौन सा कर दिया और क्या ये मोदी जी खुद करवा रहे हैं या योगी जी से करवा रहे हैं, मेरे योगी जी से और इनके मोदी जी से। ये कौन कर रहा है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ साथ ऑपोजिशन की भी कब्र मोदी जी ने खोद दी है। ये बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए। और ये अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी एक मुद्दा है जिसके ऊपर बात करेंगे। मंजरी जी, जय सिया राम। एंड कब्र खोद दी मोदी जी ने, कैसे, कहाँ और अब आगे क्या होगा जी। जय सिया राम। आप ही के एक उसमें कमेंट था, मोदी जी मंजरी जी के नहीं हम सबके हैं। और अभी तुमने योगी के लिए बोला है तो फिर उसके लिए भी आएगा, योगी केवल तुम्हारे नहीं हम सबके हैं, बिकॉज ही इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंप्लीट भारत। तो अब आ जाते हैं कब्र खुदने पे। तो लिटरली बारामूला कश्मीर में वहां पर एक कब्रिस्तान खोद दिया गया है। यूनियन टेरिटरी है आजकल, इसलिए मोदी जी को क्रेडिट जाता है। गलती से भी अभी फुल स्टेटहुड नहीं मिला है तो उमर अब्दुल्ला को क्रेडिट मत दे देना। वो आधे दिन पाकिस्तान के साथ और आधे दिन भारत के साथ होता है, उसका वो होता है एक पैर यहाँ एक पैर वहां। खैर, कांवड़ यात्रा का सब शुरू हो रहा है, जिसके कारण QR कोड उन्होंने योगी जी ने इशू कर दिया है। तो दैट इज सनातनी, ये कह लीजिए टेक्नोक्रेट वर्ड यूज करना पड़ेगा कि आप स्कैन कीजिए, आपको सारा सब कुछ पता लग जाएगा और उसके बाद आप वहां से करिए ताकि आप सावन में शुद्ध खाना खाएं, उसमें थूक वगैरह ना मिला हो, कोई इसी तरह की गंदगी ना पड़ी हो। तो ये सारी इसके साथ साथ जो है उन्होंने क्या किए, देखिए एक जमात है जब आती है, कुछ उनके खिलाफ होता है, उनको लगता है तो वो लेके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पर कभी अलग से जाके पूछिए क्या पहले है, शरीयत या कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कहेंगे शरीयत। तो ये डबल गेम वो खेलते हैं और इस तरह के अभी भी बहुत सारे बयान आए और इस QR कोड और इस आइडेंटिफिकेशन ड्राइव से वो बड़े दुखी हैं कि अगर हम अलतकिया कर रहे हैं तो ये तो जायज है, आप क्यों जो है इसकी पोल खोल रहे हैं। तो वो एक चीज उन्होंने योगी जी ने कांवड़ यात्रा के बहाने सारी चीजें दूर करनी शुरू की है। अब एक और हो गया, लखनऊ में लुलु मॉल में एक हिंदू लड़की काम करने गई, तो उसके ऊपर भी इन लोगों ने रेप किया एंड दे वर ट्राइंग टू कन्वर्ट कि यहाँ आकर के काम कर रही हो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। आई थिंक सो छठे शाही हम समाज रहे तब हमको करना चाहिए, हमें भी यही प्रेशर पलट के रखना चाहिए क्योंकि यही एक भाषा है, ये लोग समझते हैं। इसके मंजरी जी, अलावा मैं आपको बता दूं कि लुलु मॉल के ऊपर ऑलमोस्ट 9-10 महीने पहले मैं वीडियो डिटेल में बना चुका हूं, जब किसी को पता भी नहीं था। जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन किया था कि लुलु मॉल जो है वो हमेशा हिंदू एरियाज़ में खोला जाता है और वहाँ पर हिंदू लड़कों को जॉब नहीं मिलती, सिर्फ हिंदू लड़कियों को मिलती है और वो सारी की सारी लड़कियों को कन्वर्ट करने का काम होता है, उनका रेप होता है और उनको इतना ज़्यादा तंग किया जाता है क्योंकि वो गरीब घरों की आती हैं और उनको बोलते हैं कि जॉब चाहिए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। वो बेचारी अपने घर को चलाने के लिए अपना धर्म कन्वर्ट कर लेती हैं। दूसरा, उनके साथ अगर वो नहीं करती तो उनका वही हाल होता है जो आपने संदेश खली में और बाकी जगह पे देखा। और लास्टली, हिंदू एरिया में खोलने के बाद शुरू में जो वहाँ पे दुकानें हैं वो सस्ते में माल बेचती हैं ताकि उस एरिया का सारे के सारे हिंदू की दुकानें वो बंद हो जाएं। और जब वो सारा हो जाता है वो सारी दुकानें भी ये मुसलमान टेक ओवर कर लेते हैं। इतना बड़ा ये जिहाद का लुलु मॉल जिहाद, जिसको मैं मॉल जिहाद है, अगर आप टाइप करेंगे मेरे अकाउंट में आपको दिख जाएगा मॉल जिहाद क्या है और ये इकोसिस्टम कैसे चलता है। प्लीज़ गो एंड वॉच इट। मैं अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे भी लगाने वाला हूँ। अच्छा होगा आपने याद दिला दिया। आई विल अगेन शेयर इट विद पीपल जी।
अगर इसी में आगे जाना है तो मैं आपको एक और नया जिहाद बताती हूँ, जो है जिम जिहाद। जिम में आप बॉडी बनाने जाते हैं, वहां पे आपको दिया जाता है एक वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के ऊपर क्या रिसर्चेस है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, पर अगर कोई जिम डेथ्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसको ये पता लगेगा कि वहां से जिहाद कैसे होता है, क्योंकि फीमेल्स ज्यादा जाती हैं अपनी फिगर मेंटेन करने के चक्कर में, और किस तरीके से भले घर की अच्छी लड़कियों को ये लोग बनाते हैं। खैर एनीवे, इस पे वापस आ जाते हैं। तो कांवड़ यात्रा में जो है एमिनिशंस भी मिले हैं, और अ, ये यूपी में मिले हैं बुलंदशहर के पास, और इसमें नेचुरली तीनों पीसफुल हैं। और योगी जी भी इसी तरीके से बता रहे हैं कि जगह जगह अब पहली बार हम देख रहे हैं कि एक लव जिहाद का रैकेट चलाने वाला व्यक्ति था, उसका घर तोड़ा गया, बाकी जो सजा मिलनी है वो मिलेगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, मैं एक ही चीज कहूंगी, राजनीति में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। समय से पहले अगर कोई भी आप काम कर देंगे तो वो आपके विरोध में जाएगा। तो समय का इंतजार करना, युद्ध में सबसे ज्यादा चीज क्या जरूरी होती है? धैर्य। हर समय जाके तलवार भांजने से युद्ध नहीं जीता जा सकता, इसलिए जो हो रहा है सही समय पे हो रहा है, और इस तरीके से हो रहा है कि जब हेमंता वहां से निकाल करके बांग्लादेशियों को नोमैंस एरिया में ढकेल रही है, तो अब वहां की जिहादनें सामने आ गई हैं, और वो खुल के कह रही है कि हम हेमंता विश्व शर्मा को, जो आसाम के सीएम है, उनको मार देंगे। खुलेआम धमकी। इसमें कोई उन्होंने लाग लपेट करने की, कवर करने की कोई कोशिश नहीं की है। अगर यही आप किसी मुस्लिम व्यक्ति के लिए इस तरह की धमकी दे दें, या मुस्लिम पीएम जैसे, ओ सीएम जैसे कि उमर अब्दुल्ला है, उनके लिए दे दीजिए, केस बिल्कुल पलट जाएगा। तो एक यहाँ पर आ जाते हैं। अब सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का ने अपना काम पहली बार ठीक से करना शुरू करा। आधार आपका पहचान पत्र है, उसका इस्तेमाल करके आप वोट नहीं डाल, और यही बहस अभी चल रही है। हम सबको मालूम है नकली आधार इज सच अ कॉमन थिंग। एक एक पर्सन के पास दो दो तीन तीन आधार कार्ड है, और बांग्लादेशियों के पास लाइसेंस, आधार कार्ड सब कुछ है। कि कभी कभी जो है इलेक्टोरल कार्ड है, कभी नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन भारत में चुनाव बना कराने के लिए अलग से बना है, तो इलेक्शन कार्ड ही होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड ही होना चाहिए, जिससे आप वोट कराने करने जा सकते। और एक चीज बिल्कुल जरूरी है कि जिस भी राज्य में या जिस भी शहर में या ग्राम पंचायत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां पर वोटर आईडी वेरिफिकेशन क्यों ना हो। विपक्ष हमारा इस समय वोटर आईडी वेरिफिकेशन के खिलाफ है, कि हमने जिसके जैसे भी धांधली करके कैसे भी हमने अगर किसी का वोटर आईडी कार्ड बना दिया है, आधार कार्ड बना दिया है, उसका कुछ भी बना दिया, उसके आधार पे उसको वोट देने का अधिकार मिल जाना चाहिए। क्यों? इलेक्शन कमी अभी तक क्या था, ईवीएम के ऊपर ओनर होते थे, ईवीएम हैक कर ली, ईवीएम हैक कर ली। खुला चैलेंज दिया गया, ईवीएम को गलत नहीं साबित कर पाए, पलट के कोर्ट केस किया गया, तो ईवीएम बच गई। तो अब किस पे आ गए? एक स्टेप और पीछे, इलेक्शन कमीशन पे। अब यहाँ पर एक 10 साल में आपकी एक जनगणना होती है। क्यों होती है? गांव से लोग उठ करके शहर चले आए, तो शहर में आबादी सघन हो गई। अब अगर आप 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लें, तो गांव में उसमें 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, पर शहर में उसमें 1,000 से ज्यादा लोग, 100%। ठीक है, 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर 10,000 भी हो सकते हैं। तो आप 50 लोग और 10,000 लोग, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्बैलेंस्ड है। आपको क्या करना पड़ेगा? जनगणना के हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी बनानी पड़ेगी। इसको आप परिसीमन कहते हैं, या डिलिमिटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। इसका काम चल रहा है, जिसको मोदी जी 2026 तक लाना चाहते। एक इसका विरोध हो रहा है। क्यों? इससे जो आपने एक अपना चुनाव का गणित बना रखा है, जिसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, वो बिगड़ जाएगा। और विपक्ष के पास सबसे बड़ी चीज क्या है? फिर वो मैनिपुलेशन नहीं रह जाएगा, जिससे वो अपनी सीट्स निकाल पाते हैं।
क्योंकि इनके पास जुगाड़ के अलावा कोई तरीका नहीं, सीधे रास्ते से जो वाकई में गणतांत्रिक तरीका है, उससे ये चुनाव नहीं जीत सकते। भाषावाद हो, जातिवाद हो, इस तरीके की चीजों से तो ये चुनाव जीत सकते हैं, परंतु विकास की शुद्ध राजनीति करके ये चुनाव नहीं जीत सकते। तो जितना भी विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि आप आधार को क्यों इन वैलिडेट नहीं करते। अभी मोदी का सरकार काफी समय से आधार को कर रही है, और आधार, नकली पहचान पत्र बनाने के बड़े बड़े रैकेट सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशियों के पास बाय डिफॉल्ट, भारतीय के पास एक बार आधार कार्ड ना हो ये हो सकता है, पर बांग्लादेशी घुसपैठी के पास सारे प्रमाण पत्र हो। तो अगर ऐसा केस देखने के बाद सरकार ये कह रही है कि आधार कार्ड अब आपके वोटर के वोट करने का बेसिक नहीं होगा, आधार दिखा के आप वोट नहीं कर सकते, क्या गलत कह रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर थैंक गॉड हमारे माननीय जजेस ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये उनका काम है वेरिफिकेशन करना, और ये उनका काम है गाइडलाइंस देना, तो कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर एक पेच फंसता है। अगर माननीय जज साहब ये कह देते कि आई विल इंटरफेयर इन इलेक्शन कमीशन एज आई इंटरफेयर्ड इन पार्लियामेंट, सच बता रहे अमित शाह ने दूर तक इनके क्लास लेनी थी। तो इन्होंने अपने जज साहब ने भी पहली बार अपनी सीमाओं को पहचान करके निर्णय दिया है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेट इट बी इंडिपेंडेंट, वी वोंट इंटरफेयर, थैंक गॉड। उसका रीजन सुमित है जी, मंजरी जी, मंजरी जी, उसका रीजन है क्योंकि 15 करोड़ जो कैश मिला था, जले हुए नोट, उसका केस अभी खुला हुआ है। क्योंकि अगर ये जजमेंट नहीं देते तो वो 15 करोड़ वाली फाइल खुल जाती। ये लेन देन होता है कि भैया आप 15 करोड़ की फाइल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात नहीं करेंगे। राजनीति लेन और देन का ही काम है। तो वो क्या ले लिया और क्या दे लिया वो आप समझ गए होंगे जी। तो अब बिहार में सारे के सारे ये रो रहे हैं कि भाई हम तो इलेक्शन हार के पहले से ही मान लिया उन्होंने कि अब हम इलेक्शन तो जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने हमने फर्जी आधार बनवाए थे और जितने हमने घुसपैठी आप निकाल दे रहे हैं, आधार आप कैंसिल कर दे रहे हैं। और कोरोना काल में जिन लोगों ने जिम्मा लिया था कोरोना फैलाने का, उनकी जनसंख्या में बहुत तेजी से कमी आई है, इस पे कोई नहीं बात करता। एक एक कब्र में लिटरली नमक डाल करके कई कई लाशें डाली। ये उस समय ये काम हुआ है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है कोरोना फैलाने के लिए बड़ा वो क्या है, इनके यहाँ वो होता है, कुछ होता है जिसमें ये गले वले लगते हैं, तो उस तरीके से कोरोना खूब फैलाया, तो इनके यहाँ बहुत सारी डेथ हुई है। और नेचुरली किसी भी चीज का इलाज खोजने में समय लगता है, तो जो भी समय था उसमें काफी हाहाकार इसलिए नहीं मचा था कि हिंदू मर रहा, हाहाकार इसलिए मचा था कि मरकज वाले मर रहे हैं, और मरकज से ही कोरोना फैलाने की शुरुआत की गई थी। तो खैर, अब इनकी जनसंख्या बहुत कम हो चुकी, जिसको इन्फ्लेट करके ये इसलिए दिखाते हैं, एक एक व्यक्ति के 2-2 3-3 आधार। इलेक्शन कमीशन के बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी है सरकार के पास कि इलेक्शन कमीशन की जो बुकलेट होती है उसमें हर पन्ने पे पर्टिकुलर लेडी होगी या कुछ होगा, मतलब पन्ना पलटते जाइए और वही रिपीट फोटोग्राफ आती जाएगी। इसका मतलब है मल्टीपल वोटर कार्ड भी बने। तो इसी चीज को बैठ करके, क्योंकि इस चीज को वेरीफाई कौन करता है, जो आप वोटर लिस्ट निकालते हैं इसको हर पार्टी का वर्कर वेरीफाई करता है। अब अगर बीजेपी के वर्कर्स वाकई में बैठ के वेरीफाई करने वोटर लिस्ट को, तो ये हर दूसरे पन्ने में अपीयर होने वाले एक चेहरे जिसका हर बार नाम अलग होता है, वो छट जाएंगे। तो आप सोचिए, अगर 20 पन्ने की भी हम मान लेते हैं वो बुकलेट है, तो 19 नाम तो घट गए, राइट। इसका सुपरिणाम क्या होगा? सीधे सीधे वोटर नंबर पे रिफ्लेक्ट करेगा। फिर आपने क्या किया, 19 नाम ऐसे घट गए, एक बंदी बची जो उसने डिफरेंट नामों से 19 नामों से बनाया था। उसके बाद ये वेरीफाई करो कि वो भारतीय है या बांग्लादेशी, और घट गए। तो आपके चुनाव में, अच्छा सारी पार्टीज क्या करती हैं, अब शहाबुद्दीन के नाम का डंका क्यों बज रहा है? शहाबुद्दीन कोई जनतांत्रिक नेता तो है नहीं, वो तो बिहार का माना हुआ गुंडा है जिसको लेने के लिए लालू की गाड़ी जाती है। तो उसको इसलिए बनाया जा रहा है कि हम अभी भी सेक्युलर हैं।
और उस सेक्युलरिज्म के चक्कर में अब वो सोचिए उस सेक्युलर जमात के हर पन्ने से 4-4 वोट कम हो गए। अल्टीमेटली एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? और अब की बिहार ने एक चीज डिसाइड कर ली है कि भाई हम बीजेपी की सरकार लाएंगे, बहुत हो गया। क्योंकि भले ही पानी पी पी करके कसम खा ले नीतीश कुमार, लेकिन 2 बार तो पट्टी खा चुके हैं। कब वो लालू की गोद में जाकर के बैठ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो वोट तो देना है तो बीजेपी को देना, नीतीशवा को भी नहीं देना है, ये तो बिहार ने तय कर लिया है। अब चाहे अब कसम खा रहे हैं नीतीश कुमार, पर अपनी वैलिडिटी खो चुके हैं। तो डेवलपमेंट चाहिए बिहार, एंड बाय डिफॉल्ट बिहार इज अ वेरी रिच स्टेट। उसके पास बिहार और झारखंड मिला दे सबसे ज्यादा मिनरल्स उनके पास है। ओके, तो अगर ठीक से बिहार के मिनरल्स ही यूज किए जाएं तो वो महाराष्ट्र को आप ये समझ लीजिए 4 साल में पीछे छोड़ देगा, क्योंकि पूरे बिहार झारखंड में मिनरल्स है। यहाँ उसके बाद फिर वहां के आप देखिए जहां पर भी आप जाइए, तमिलनाडु के त्रिचूर जाइए आपको बिहारी मिलेंगे काम करते हुए, केरल में आप जगह जगह जाइए आपको बिहारी मिलेंगे। तो वो सब पूरे भारत की नब्ज जानते हैं। उनको मालूम है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो बिहार बहुत तेजी से डेवलप होगा। पहली बात वहां पर डेवलप होने के सारे संसाधन है, दूसरी बात वहां की मेधा है, लोग मेहनती हैं, बस उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए ताकि वो अपने प्रदेश को सुधार सकें, और ये होने वाला है। इलेक्शन कमीशन यहाँ नहीं, मैं वो बंगाल में भी आएगा। अब ममता बानू की तो कुर्सी सरक गई। ओके, ऊपर से उनके जो आगे देखिए, संदेश खाली, आरजी कर, लॉ कॉलेज, हर जगह, अच्छा हर एक में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पाए जा रहे हैं। अभी एक वीडियो आया था पीछे जिसमें टीएमसी का बंदा एक छोटी सी लड़की के से अपनी मसाज करा रहा है। अब सुख से जाकर के कोई लड़की किसी गुंडे के सर की मसाज नहीं करती, कहीं ना कहीं वो बेचारी फंसी हुई है, किसी का फायदा उठा रहे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है बहुत से राज्यों में, ये इलेक्शन कमीशन अब एक्टिवेट हो रहा है। इसका कारण क्यों, अब क्यों नाउ, व्हाई नाउ, क्यों? पहली बार उन्होंने सोचा कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल के लिए आए तो मोदी भी 5 साल के लिए आएंगे, हम फिर ढाक के 3 पाक हम अपना राज चलाएंगे। दोबारा आ गए तो उन्होंने सोचा चलो फ्लूक से दोबारा आ गए, तिबारा नहीं आ पाओगे। जब तिबारा आ गए ना, तो अब ये हो गया कि अब नहीं सुधरे तो हमारी नौकरी। आप समझ रहे हैं? कुछ भी करने के लिए आपको सिस्टम का साथ चाहिए। और ये बाबू डम अब 10 साल के प्रेशर में ये प्रेशर झेल नहीं पा रहा, और नीचे से जो जनता आ रही है वो राष्ट्रवादी आ रही है। ओके, मोदी जी ने सबसे बड़ा एक काम किया है जो बिल्कुल छुपा हुआ है, वो ये है कि आईएएस की जो परीक्षा होती थी उसमें जो लेफ्टिस्ट का बोलबाला था वो चुपचाप कब में बदल दिया ये किसी को नहीं पता। आईएएस की जो इंटरव्यू में लेफ्टिस्ट बैठते थे, जो छटनी कर देते थे राष्ट्रवादियों की, आपने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, अब आप इंटरव्यू में आए राष्ट्रवादियों की छटनी होगी। ओके, अब उन्होंने पलट दिया कि अब लेफ्टिस्ट की छटनी हो गई, तो नीचे से जो लौट आ रहा है वो राष्ट्रवादी आ रहा है। एंड इस बात की ही जो ऊपर बैठे लेफ्टिस्ट हैं उनको पता लग रही है कि अगर आगे प्रमोशन पाना है, आगे वो करना है, तो मोदी का काम करना पड़ेगा। हाँ, अभी भी 10 साल लगेंगे और सुधरने में, एक पीढ़ी का समय लगता है, 20 साल लगते हैं सिस्टम को सुधरने में, 10 साल अभी और है, इंतजार कीजिए, नी जर्क रिएक्शन नहीं होता। तो ये चीज आपकी प्रेशर डाल रही है। तो अब ये सारा सिस्टम हरकत में आ रहा है। जज साहब को भी अब समझ में आ रहा है। देखिए, एनजेएसी का काम 2016 में शुरू हो गया था, लेकिन अब जज साहब के पास जब ये 15 करोड़ 5 करोड़ जितने भी करोड़ जले हुए नोट मिले, तब जुडिशरी बैकफुट पे आ रही है कि हाँ अब हमको रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास पुख्ता सबूत है। आज जा करके ये जो हमारी डिमांड थी सना, देखो डिमांड करना बहुत आसान है, लेकिन उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल। और अब जा करके मोदी जी के हाथ में वो ये लोग भी थोड़ा सुधर हैं, उनकी भी विश्व में ऐसी साख हो गई, जनता भी और मोदी मोदी कर रही है, हर साल उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। तो उसके कारण अब ये लोग प्रेशर में आकर के सही काम कर रहे हैं। ईवीएम भी सही हो गई, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल रहे हैं, सबको मालूम है कोई असर नहीं पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन अपना काम अच्छे से करेगा।
और बिहार को की बीजेपी उसको भी मालूम है कि अब की नहीं तो मोदी जी यहाँ से भी छटनी करेंगे। मजबूती है, सबको मालूम है, अगर चौथी बार 29 में इलेक्शन होगा तो बीजेपी ही आएगी, विपक्ष नहीं आने वाला। एक ये हिस्ट्री भी लिखी जा चुकी है। तो अब बीजेपी के काडर को भी ये मालूम है कि अगर हमें बीजेपी में टिकना है तो हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष मोदी जी ने धीरे से खत्म कर दिया। और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद विपक्ष और खत्म हो जाएगा। आधा तो इसलिए खत्म हो जाएगा कि आपने बांग्लादेशी निकाल दिए, आपने आधार खत्म कर दिया। आधा इसलिए खत्म हो जाएगा कि अब आपके चुनावी समीकरण, जातिवाद, भाषावाद, ये सब नहीं चलने वाला, क्योंकि जो आपने कर्नाटक की दशा की है ये दुनिया देख रही है। अब बीजेपी के साथ ऑप्शन ऑप्शन वो खत्म हो गया कि बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं है। अब बीजेपी के अंदर की सफाई भी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। जो कर्मठ होंगे वो रखे जाएंगे, और जो ऐसे ही है कि मोदी के नाम पे चुनाव जीत के आते हैं, फिर एसी के कमरे में और बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसे लोगों की अब छटनी होगी कि विपक्ष रहा ही नहीं। 2019 में एक घटना हुई थी कि अचानक 2019 का चुनाव आने वाला था 18 में, जब चुनाव हुए 5 राज्यों के, महाराष्ट्र वगैरह सब, और उस समय मध्य प्रदेश बीजेपी हार गई थी, राजस्थान बीजेपी हार गई थी। तब इन लोगों ने क्या किया कि अब बीजेपी का समय खत्म हो गया, 19 से पहले जो है बीजेपी के नेताओं ने रिजाइन करके कांग्रेस वगैरह ज्वाइन करनी शुरू कर दी कि अब मोदी का समय खत्म हो गया, 19 में तो ये नहीं आते। ओके, तो वहां से बीजेपी को निकाल करके मोदी जी यहाँ पर लाए हैं कि अगर तुम किसी और पार्टी के साथ जाते हो तो लॉस इज लॉस। और अब जो धीरे धीरे समय आ रहा है इसके चौथी बार की जीत सुनिश्चित करने के बाद, अब वो क्या देख रहे हैं कि मैंने पन्ना प्रमुख से कहा था कि तुम हर पन्ने के बंदे को टिक करोगे, अगर तुमने नहीं किया तो तुम पन्ना प्रमुख नहीं हो। तो ये एक चीज बहुत हो गई। अब जो संघ की सरकार केंद्र में बैठी है, वो जितने भी आपके सनातनी एजेंडे थे, उसका टेक्निकल पक्ष ये है कि क्यूआर कोड आ गया, अब आप स्कैन कर सकते हैं कि आप सामान किससे ले रहे हैं। इससे एक समुदाय विशेष की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ठेस लगेगी। सेकेंडली, इसका जो फायदा क्या होगा, अब हिंदू अपनी बिजनेस डालेगा जो इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के गाइडेंस में खत्म हो गई। आपके गद्दे वाले नहीं बचे, आपके लोहे वाले नहीं बचे, और सबसे बड़ी बात, अब आढ़तिये जो है वो ज्यादातर इसी कम्युनिटी, तो फल सब्जी खाने के ऊपर इनका अधिकार हो गया। वो सारी चीजें एक साथ बदलनी शुरू हो जाएंगी। जो हम लोग कहते थे ना, हिंदू नाई नहीं मिलता, हिंदू गद्दा वाला नहीं मिलता, अब धीरे धीरे वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। हिंदू इस काम में आगे बढ़ता है, लेकिन परिवर्तन आते दिखने में आपको अभी भी 5 साल। तो इन्होंने क्या किया है, विपक्ष की जड़ें खोद के निकाली है। अब राहुल के लिए, अच्छा, छोटी मोटी झड़प इनमें आपस में होने लगती है। राहुल गांधी के कॉन्वॉय में पप्पू यादव जाना चाहते थे, इन्होंने नहीं आने दिया, तो वो इंडिया अलायंस भी छिन्न भिन्न हो गया, राइट। अब ये लोग अगर अलग अलग लड़ेंगे बिहार चुनाव में, बीजेपी को और पुख्ता फायदा होगा। तो इलेक्शन कमीशन, बीजेपी की नीति, विकास की राजनीति, मोदी जी का विश्वास, ये सब मिला करके विपक्ष इस समय बहुत बुरी तरीके से खून के आंसू रो रहा है। जी समझ रहे जी, यानी कि मोदी जी ने पहले तो बारामूला में, मोदी जी मतलब कि पूरी टीम ने वहाँ पर लिटरली जो इलीगल कब्रिस्तान बना हुआ था, वो रात को भेजे वहाँ पे बुलडोज़र, और पूरी की पूरी वो कब्रें खोद के बाहर फेंक दी कूड़े में। मुझे लगता है जला के उन्होंने कूड़े में डाली होगी, क्योंकि पहले ही योगी जी ने बोला था कि ये जितने भी इलीगल्स हैं, इनको मारने के बाद, जलाने के बाद गटर में ही इनको नाले में डालना है। गंगा जी में भी हम अपनी गंगा को भी गंदा नहीं करेंगे, ये योगी जी के शब्द हैं। यानी कि इनकी कब्र खोद दी। उधर से अपोजिशन की कब्र खोल दी कि जितने इलीगल्स हैं। भाई मैं तो हैरान रह गया, कई जगह पर जहाँ पर 100 मुसलमान हैं, वहाँ पर मुसलमानों के कार्ड 115 थे। ये कि जो कब्र में 15 चले गए, उनके भी कार्ड बनाए हुए हैं। जो डबल बनाए हैं वो तो अलग से हैं ही हैं। अभी बच्चा जन्मा बाद में है, उसका कार्ड पहले बन चुका है। यानी कि मरे हुए लोगों के भी जो कार्ड थे वो भी कब्र में से निकाल लिए कि अब ये भी नहीं चलेंगे, तो ये सिक्का भी चला गया। यानी कि आपको कब्र में भी चैन नहीं। जो जिंदा अगर हैं यहाँ पर, वो इलीगल्स हैं, वो बाहर जाएंगे। उनकी वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया। यानी कि उनकी जो रेलिवेंस थी इस कंट्री में, जिसके कारण इनको कॉकरोचों की तरह बुलाया जाता है इस कंट्री में,
भर दिया जाता है हर सिटी में, हर ज़िले में, वो भी बंद हो जाएगा। जब आप इनको इररेलीवेंट कर देंगे इलीगल्स को, तो इनको यहाँ पर बुलाने का भी जो इकोसिस्टम है वही टूट जाएगा। आपने जड़ के ऊपर मात मारी है मोदी जी ने। तभी बोल रहा हूँ, ऑपोजिशन हो, मुसलमान हो जो इलीगली आए हैं, या यहाँ पर बैठ के जो बड़े बड़े सपने लेते हैं गज़वे हिंद का, आपने सबकी कब्र खोद दी। और कब्र खोदने के लिए अब इलेक्शन कमीशन भी आ गया है, और पहली बार है कि हमारे बिके हुए जजेस अब बिक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो बिके थे पहले वो उजागर हो गए हैं। 15 करोड़ रुपए का बार बार उनको बोला जाता है इसका हिसाब दीजिए। ये 15 करोड़ कहाँ से आए? ये आप इनको रिज़ाइन क्यों नहीं करवा रहे? ये नोटों का हिसाब क्या है? केजरीवाल से कितने लिए, सोरेन से कितने लिए, और बाकियों से कितने लिए? जब हिसाब नहीं आ रहा तो आपके फेवर में जजमेंट्स भी आनी शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है ये 15 करोड़ का केस ना ही बंद हो तो अच्छा है। उसके डर के मारे एटलीस्ट जजमेंट्स तो सही आएंगी। बस एक ही चीज़ रह गया, अभी भी जिहादियों को छोड़ते जा रहे हैं। देखते हैं कि अगली बारी जब जिहादी का केस आएगा तब कौन सी जजमेंट आती है। तो मंजरी जी कब्र तो खुद गई इनकी। अब आगे आगे जाके देखते हैं कि राहुल गंदगी कौन सा गंद डालते हैं, और बाकी के जो सारा इनका कबाल है वो कैसे रोना रोएगा। बाकी ईवीएम तो मुझे लगता है इस बार नहीं बोलेंगे कि ईवीएम हैक हो गई है, इस बार बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ही हैक हो गया है। कोई बात नहीं, कुछ भी हैक हुआ हो, अगर उससे देश बचता है तो इससे बढ़िया न्यूज़ कोई हो नहीं सकती। एंड मंजरी जी, जो आपने बोला कि बिहार बहुत रिच स्टेट है, रिच इतना है कि मिनरल्स हैं और सबसे ज़्यादा उपजाऊ जगह है वहाँ पर, इसलिए चाइना ने भी बोल दिया कि बिहार भी हमें बिलोंग करता है। मुझे लगता है वो दिन आ गया जिस दिन हम बोलेंगे, नेपाल तो हमने बोल ही दिया कि हमारा बॉर्डर लगता ही नहीं चाइना के साथ, हमारा बॉर्डर तो तिब्बत के साथ लगता है, तुम हो कौन? हु चाइना। अब मुझे लगता है एक दिन हमने क्लेम कर देना कि पूरा चाइना भी हमें बिलोंग करता है। और मैंने मैप भी दिखाया था आपको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया मैप निकाला था, ये इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ में चाइना भी हमारा पार्ट था। इसलिए अगर तुम्हारा क्लेम बिहार के ऊपर है तो हमारा पूरा क्लेम पूरे चाइना के ऊपर है। बस इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं गर्दन अपनी कटवाना नहीं चाहता हूँ। तो मंजरी जी थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया देख के कि किस तरह से इनकी कब्र खुद रही है। बहुत देर से हम वेट कर रहे थे सनातनी, फाइनली दैट डे हैज़ कम। नाउ लेट अस सी कि एक्शन कैसे होता है, और 10 करोड़ जो मोदी जी ने 140 करोड़ को 130 करोड़ कर दिया है, वो 10 करोड़ कब डिलीट किए जाएंगे परमानेंटली इस देश से। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।